ओके। आज हम लोग एक क्यू एंड ए सेशन रखेंगे। क्यू एंड ए सेशन मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन रखेंगे। हम लोग जो भी आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली बोर्ड में पूछे गए हैं। तो चाहे आप आईसीएसई के हो चाहे आप सीबीएसई के हो, हम सारे बोर्ड्स क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एक शीट है जिसमें मैंने ज़्यादा नहीं है बट कुछ 6 क्वेश्चन सीबीएसई के हैं और कुछ क्वेश्चन आईसीएसई के हैं। तो हम लोग उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा सीबीएसई दूंगा, फिर आईसीएसई या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई, ऐसे में मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन दूंगा। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बिकॉज जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए एक एडवाइस ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उसमें करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ है, रेजिस्टिविटी है, फिर उसके बाद सीरीज पैरेलल है, फिर उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो आप जितना हो सके चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़िए। ठीक है, तो जो मैंने वीडियो बनाया, मैंने करंट का बताया, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, पहले यहाँ तक पढ़िए। फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसको सॉल्व कीजिए, देखिए आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। और अगर आप प्रीटी मच कॉन्फिडेंट हो कि यार ये जो पार्ट है इसमें मैं अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, देन आप सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन में जाइए। क्योंकि अगर आप एक साथ पढ़ोगे और एक साथ पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद दिमाग में नहीं रह पाती हैं, फिर आप जब सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो आप वापस अगेन बुक खोल के उस चीज़ को वापस पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए उसको पार्ट्स बाय पार्ट ब्रेक करो। ठीक है, तो हम लोग आज वही करेंगे। हम लोग आज बेसिकली जो भी हम क्वेश्चन और आंसर्स कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफिकली इन चीज़ों से करेंगे। हमारा पूरा जो भी क्वेश्चन आंसर है वो इन चीज़ों पे रिवॉल्व होगा। करंट पे रिवॉल्व होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा, ओम्स लॉ पे होगा, जिसमें रेजिस्टेंस भी आ जाता है तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिख देता हूँ। और उसके बाद हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो हमारा सारा जो भी क्वेश्चन है बोर्ड क्वेश्चन वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है सीबीएसई का। सीबीएसई का पहला क्वेश्चन है और ये बोर्ड सीबीएसई का क्वेश्चन है जो पूछा गया था 2013। सीबीएसई 2013 3 मार्क्स का पूछा गया था। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, अ करंट 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो ठीक है, अभी इससे एक चीज दिमाग में आ जाती है, ठीक है करंट है टाइम है तो शायद मैं चार्ज निकाल सकता हूँ, बट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो अच्छा, उन लोगों ने पहला क्वेश्चन वही पूछा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज। और जो दूसरा चीज उन लोगों ने पूछा है वो ये है, इफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, then total number of electron। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। ओके, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है करंट 10 एम्पियर है तो आई 10 एम्पियर है। ठीक है, पहले तो हम सारे फॉर्मूलेज एक बार देख लेते हैं। हमने सब चीजों से रिलेटेड क्या पढ़ा था, हमने करंट से पढ़ा था कि करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और हमने ओम्स लॉ पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, है ना। और हमने रेजिस्टेंस का भी मतलब वही हो जाएगा R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, कोई एक बहुत ही अलग फॉर्मूला नहीं है। और रेजिस्टिविटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू मतलब R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है बेसिकली। पर जब आप ई को एल को इधर लेकर जाओगे तो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ओके, ना हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 1 2 3 4 5 इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब आपको लास्ट टाइम करंट के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें करंट हमेशा एम्पियर में होता है, जो चार्ज है वो हमेशा कूलम में रहता है और टाइम हमेशा सेकेंड में होता है। ठीक है, ओके।
हमारे पास करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, और क्या बोला हुआ है, फॉर 2 मिनट्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, है ना। अब मैं इसको मिनट में नहीं लूंगा, ठीक है, मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को टाइम हमेशा सेकंड में बोला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 120, सॉरी 2 इंटू 60, मैं सॉरी 2 इंटू 60, ठीक है। कितना होगा वो बाद में देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, आपको क्यों पूछा है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है 1 2 3 4 जिसमें आई भी है, क्यू भी है, टी भी है। आई नहीं है, आई है, क्यू नहीं है, आई है, क्यू भी नहीं है, आई क्यू है बट आई नहीं, ये तो लगा नहीं सकता मैं। सो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट है 10 एम्पियर, चार्ज मेरे को निकालना है, और टाइम कितना है 2 इंटू 60। जब आप इसको इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 60, जो कि होता है 6 2 12, दैट इज 120। 120 इंटू 10 कितना होता है 1200। अब क्योंकि मैं चार्ज निकाल रहा हूँ और मुझे पता है चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो ये कितना होगा 1200 कूलम। ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर कितना आएगा 1200 कूलम। ओके, नाउ नेक्स्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने जब करंट के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन ई। याद करो, जिसको ये नहीं पता, हमने पढ़ा था कि अगर एक बॉडी है, इस बॉडी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतनी उसकी चार्ज है। जैसे मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह अगर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ठीक है, अब Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 1200, n मेरे को निकालना है, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर आप इस पूरे टर्म को अगर आप नीचे लेकर आओगे तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आप इस पूरे टर्म को नीचे लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, इसको मैं अगर ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। अगर मुझे इसमें से पॉइंट हटाना है तो मैं इंटू 10 करूंगा, अगर यहाँ पर इंटू 10 किया तो ऊपर भी इंटू 10 करूंगा। तो बेसिकली मैं यहाँ से एक पॉइंट हटाकर, क्योंकि यहाँ पर मैं इंटू 10 करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक और एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो किससे जाएगा ये, आई थिंक 4 से जा सकता है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 जीरो आ गए। 4 से 4 से जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20 और ये जीरो। तो आपका आंसर कितना आएगा 750 इंटू 10 टू द पावर 19। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन द चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1200 कूलम। तो जब आपके एक बॉडी का चार्ज 1200 कूलम है, इसका मतलब क्या है 750 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब सवाल ये आता है क्या इसका कोई यूनिट है, नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए, क्योंकि दिस इज अ नंबर राइट, एक बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये बताता है। तो जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि क्लास में अगर 10 बॉयज हैं, ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर 10, सो यू डोंट हैव अ यूनिट फॉर इट राइट, यू जस्ट हैव अ नंबर कि 10 लोग हैं बस। सो उसी तरह जो मैंने निकाला है यहाँ पर, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, इट विल बी जस्ट सिंपली 750 इंटू 10 टू द पावर 19, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, सोचने लायक, आपके पास गिवन वैल्यूज थी, आपके पास फॉर्मूलेज थे, बस फॉर्मूले में पुट करना है और आपको आंसर निकालना। ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर एक जनरल मिस्टेक होती है, यहाँ पर कन्वर्जन में बहुत ज्यादा लोग इसको मिस कर देते हैं, और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको करते भी नहीं है। वो सोचते हैं कि फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मल्टीप्लाई कर दो, क्यू निकाल दो। बट यहाँ पर बोर्ड बहुत चालाकी से खेलती है। बोर्ड क्यों चालाकी से खेलती है, बिकॉज आपका यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ना वो ये बताएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ना वो डिसाइड करेगी कि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अगर आपका ये गलत है, 1 गलत है, तो 2 भी गलत आएगा, बिकॉज ये इस पे डिपेंड है। ठीक है, तो बोर्ड्स ऐसे क्वेश्चन देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि which particles which particles are responsible which particles are responsible for current in conductor। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक आईसीएसई वालों को 2017 में, 2017 में। तो विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन अ कंडक्टर, और जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी कंडक्टर में से फ्लो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अब याद रखना हमने कन्वेंशन पढ़ा था जिसमें हमने बोला था कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव होगा इसीलिए करंट फ्लो होगा। तो विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन potential difference and current in conductor is obeyed by which law। तो ये पहला पार्ट है, इज ओबेड बाय विच लॉ, और सेकेंड ये है स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ व्हाट इट रिप्रेजेंट, और तीसरी चीज थी मटेरियल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, मटेरियल यूज फॉर कनेक्टिंग वायर। नाउ ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इन कंडक्टर इज, अच्छा ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ, ये आईसीएसई का क्वेश्चन है, ठीक है, और आई थिंक ये 2015 में पूछा था, आईसीएसई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो कौन सा है ये, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन कंडक्टर इज ओबेड बाय विच लॉ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। नाउ इट इज ओबेड बाय विच लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V होता है और करंट, इन दोनों के बीच में इन दोनों में क्या रिलेशन है, बेसिकली रिलेशन यही है कि अगर एक वायर है और इस वायर के अक्रॉस अगर आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो, या अगर आपने एक कंडक्टर कनेक्ट किया है इस वायर के अक्रॉस और या बैटरी के अक्रॉस, और अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो आप जैसे जैसे इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट चेंज होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे, अगर आप एक घड़ी का सेल लोगे उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर आप एक बाइक या कार की बैटरी लोगे उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मैं सेल की पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो दोनों कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, सॉरी डायरेक्टली रिलेटेड है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मेरे को हटाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कांस्टेंट लेकर आ जाऊंगा। अगर इसमें I को नीचे लेकर आऊंगा तो क्या होगा, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, क्योंकि ये I से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विच लॉ, कौन सा लॉ बोलते हैं इसको हम, ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ ने ही तो बोला था ना कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें क्या बताता है, हमने ये बहुत इसके पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था हमने, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी आई ग्राफ बेसिकली उसका स्लोप हमें क्या बताता है। तो हम लोगों ने देखा था कि क्योंकि ये V है और ये I है, ये एक कोई भी एक लाइन, दो वायर है, मान लो ये वायर A है और ये VB है, हमने बताया था कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें क्या बताता है, इट गिव्स अस रेजिस्टेंस, वो हमें रेजिस्टेंस बताता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है A का स्लोप कम होगा, क्योंकि एंगल मेड बाय द लाइन A विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज लेस, तो क्योंकि उसका स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और B का एंगल ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो B का रेजिस्टेंस ज्यादा है और A का रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तीसरी चीज,
मटेरियल यूज फॉर कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर मतलब ये दिख रहा है आपको, ये हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो जनरली देखिए हमको, अच्छा पहले तो मैं बता दूं कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है। कनेक्टिंग वायर का मतलब होता है एक ऐसा वायर जिसमें से करंट बहुत इजीली फ्लो हो सके, बहुत इजीली फ्लो हो सके, मतलब जितना कम उसका रेजिस्टेंस हो उतना बढ़िया। अब अगर आप वो टेबल देखोगे ना जिसमें रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, जिसका हमने जिक्र किया था बहुत पिछले वीडियो में, आई थिंक पिछला लास्ट वीडियो में, उसमें आप नोटिस करना जो सबसे पहले कंडक्टर में जो सबसे ऊपर दिया है वो है सिल्वर। इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, है ना, रेजिस्टिविटी कम है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, बट मैं सिल्वर यूज नहीं करूंगा। अच्छा रेजिस्टेंस कम होगा मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छी तरह से उसमें करंट फ्लो होगा, बट मैं सिल्वर यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं यूज करूंगा, क्योंकि सिल्वर महंगा है। अब हम आते हैं इसका अगला वाला क्या है, अगला वाला कॉपर है। कॉपर की रेजिस्टिविटी भी थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी इससे थोड़ी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस सिल्वर से थोड़ा ज्यादा होगा, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, बिकॉज की फिर भी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत कम रेजिस्टेंस है कॉपर की, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो बहुत बढ़िया फ्लो होगा। इसलिए आप देखना कि कोई भी घर का कोई भी वायर, उसमें हम हमेशा कॉपर यूज करते हैं, बिकॉज वो चीप भी है, इजी टू एक्सट्रैक्ट भी है, और आप कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सबसे जितने भी बाकी सब कंडक्टर्स हैं उनसे सबसे कम है रेजिस्टेंसेस, तो इसलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। तो मटेरियल यूज फॉर कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक वायर जो करंट को लेकर जा सके, है ना, तो क्योंकि हम करंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और ये करंट को रेजिस्टेंस जितना हो सकता है उतना कम लगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉपर वायर यूज करते हैं, कॉपर वायर। ठीक है, आप चाहे तो आप सिल्वर भी लिख सकते हो, बट एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने सिल्वर यूज नहीं किया था, हम कभी यूज नहीं करते बिकॉज सिल्वर बहुत महंगा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आईसीएसई 2015 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2016 में 5 मार्क्स के लिए, और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन है डिफाइन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है वो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा है ड्रॉ वी आई ग्राफ, और व्हाट डज वी आई ग्राफ, व्हाट डज वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट, व्हाट डज वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट। ठीक है, अच्छा मैं बोर्ड वालों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, हो सकता है कि आप जब सीबीएसई 2016 गूगल पर टाइप करो तो शायद आपको ये क्वेश्चन ना मिले, वो इसीलिए बिकॉज जो सीबीएसई का पेपर रहता है वो अलग अलग होता है, कभी कोई दिल्ली रीजन होता है, आउटसाइड दिल्ली रीजन होता है, कंपार्टमेंट वाला का होता है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली इंटरनेट से एक जनरलाइज्ड उसमें निकाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कोई एक पेपर में मिल जाए, ठीक है, और आप जिस पेपर में ढूंढ रहे हो शायद वो वहाँ पर ना मिले। ठीक है, तो बट कोई नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट चीज़ें तो एक ही रहेंगी ऑलमोस्ट। ठीक है, डिफाइन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या होता है, ओम्स लॉ का डेफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस V दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इट, मतलब आप अगर एक कंडक्टर के अक्रॉस आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो उतना ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन like physical condition like temperature remains constant। ठीक है, ओके, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन था ओम्स लॉ के ऊपर। अब दूसरा क्या है, ड्रॉ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ, और व्हाट डज वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट वो भी मैं आपको लास्ट टाइम में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट, अच्छा डिफाइन वोल्ट पहला क्वेश्चन है, और दूसरा है रिलेशन बिटवीन वोल्ट वर्क डन एंड चार्ज। तीसरा है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस if 100 joule of work
is required to transfer 20 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो पॉज करके एक बार इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बाय द वे है 2009 सीबीएसई 2009। पता है बहुत पुराना है, बट आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन वापस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले तो डिफाइन वोल्ट, व्हाट इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट क्या होता है? वोल्ट बेसिकली होता है, मान लो अगर आपके पास एक चार्ज है क्यू, आप कितना वर्क कर रहे हो ताकि आप इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जा सको, दैट इज वोल्ट। मैंने क्या बोला? वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है वर्क डन टू मूव अ चार्ज और टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में आपने कितनी वर्क की एक चार्ज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वर्क डन, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा हूं तो वर्क डन होगा ही ना। तो किसको मैं लेकर जा रहा हूं? चार्ज को लेकर जा रहा हूं, तो वोल्ट क्या होगा? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन वोल्ट, वर्क डन एंड चार्ज। अब मैंने क्या बोला? पोटेंशियल, वोल्ट क्या होता है? वोल्ट मतलब होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड V, और द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, तो वोल्ट मतलब जो उन लोगों ने पूछा है, वोल्ट बेसिकली उन लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही पूछा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही पूछा है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में उन लोगों ने बोल दिया होता कि भाई डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता वर्क डन। देखो, जब कभी भी 1 वोल्ट हो, 1 एम्पियर हो, कोई भी चीज 1 होती है ना, तो उसमें हम सब चीजें 1 लेते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वर्क डन कितना ऑफ 1 जूल टू मूव अ चार्ज ऑफ कितना 1 कूलम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में 1 वोल्ट बोला है तो आप उसको इस तरह से डिफाइन करोगे, या फिर अगर क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज डिफाइन वोल्ट, तो आप बोल सकते हो कि वोल्ट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल, इट्स अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्ट, वर्क डन एंड चार्ज, वो मैं बता चुका हूं यहाँ पर। वर्क डन का यूनिट भी आपको बता चुका हूं, वो जूल होता है। क्यू का यूनिट होता है कूलम, और V का यूनिट होता है V का यूनिट V ही रहता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है वर्क डन कितना है? 100 जूल, चार्ज है 20 कूलम, और आपको निकालना है V। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q है। W है 100, चार्ज है 20, ये वाली कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 5 तो आपका वोल्ट कितना आएगा? 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, आईसीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बार मतलब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी देखी है, 2019 में पूछा है, और फिर उसके बाद आई थिंक उसको 2015 में भी पूछा है, आई थिंक 15 या 13 में कुछ पूछा है शायद। ठीक है, तो इसको 2-3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन को। ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, ना यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि हाउ डज इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका एक और टाइप है, सेम टाइप है। हाउ एक मिनट, द रिलेशन बिटवीन दिस, हाँ नेक्स्ट है, मतलब सेम टाइप का ही है, सेम ही, इन दोनों के आंसर सेम ही है। व्हाट हैपन टू रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 2019 का है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ये भी आई थिंक 2014 का ही है। ठीक है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं बेसिकली होता क्या है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल इसमें क्या होता है? नॉर्मल इसमें अगर आप एक वायर लेते हो, जैसे मान लो अगर वो कंडक्टर
इस कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या क्योंकि क्योंकि देखिए याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, वो डिपेंड करता है एरिया पे, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, समझ गए, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बट क्योंकि और अब ये देखिए, ये दोनों जो चेंजेस, ये दोनों फिजिकल चेंज है। ठीक है, आप लेंथ को वेरी कर सकते हो, आप एरिया को चेंज कर सकते हो, तो उससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बट ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी भी, दोनों दोनों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी पे भी टेम्परेचर डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे भी टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीज बहुत ज्यादा डिसाइड करती है कि टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर जैसा भी है उससे इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, समझ गए। तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और या फिर अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये इंटरनल चेंज आप समझने की कोशिश करोगे, अंदर का चेंज है, तो ये अंदर का चेंज, ठीक है, ये जो अंदर का चेंज है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चेंज होते हैं, दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला है, जब आप कभी भी कोई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेसिकली उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है, बढ़ता है उसका रेजिस्टिविटी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब आप टेम्परेचर करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स जो एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे और वो अप एंड डाउन मूव करेंगे, है ना। जो ये पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है ना, उसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, मतलब उसको पास नहीं होने देंगे। ठीक है, चाहे वो इधर कोई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इससे टकराएगा, फिर यहाँ पर आगे जाएगा, वापस ऑसिलेट करेगा, फिर ये इससे टकराएगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में वो जब एक ही मीन पोजीशन पे जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को वो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, पर सेमीकंडक्टर, ये नॉर्मल मेटल है, ठीक है, ये नॉर्मल मेटल है, पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहां पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर कम होता है, बहुत ध्यान से सुनिए क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तब रेजिस्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जब टेम्परेचर कम होता है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती जाती है, इसकी रेजिस्टिविटी भी कम होती जाती है। ये सेमीकंडक्टर की खासियत है। क्यों है सेमीकंडक्टर की खासियत? क्योंकि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करता है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करता है। तो सेमीकंडक्टर ना ही एक कंडक्टर है ना ही वो इंसुलेटर है, बट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उन दोनों के बीच में है। ठीक है, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आप यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपका टेम्परेचर कम रहता है तो आपकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो इसलिए उन लोगों ने पूछा है कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब जब आप एक टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। और सेम हाउ डज इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ऑब्वियसली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, ओके। इसका एक ग्राफ है, इसका बहुत फेमस ग्राफ है जो आप आगे जाकर पढ़ोगे। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मान लीजिए, अगर मैं मेटल के केस में बता देता हूँ, मेटल के केस में कैसा होता है। मान लीजिए अगर आपका ये रेजिस्टिविटी है और आपका ये टेम्परेचर है, तो आपका जो कर्व है वो एकदम लीनियर कर्व होता है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में आपका कर्व जो है, कर्व ऐसा जाता है, कुछ उल्टा जाता है, उल्टा जाता है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी और यहाँ पर टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, देख लो कम टेम्परेचर पे जीरो पे कितना ज्यादा रेजिस्टिविटी, यहाँ पर ध्यान दो कितना ज्यादा रेजिस्टिविटी, देख लो आप। ये पता नहीं आगे कहीं नहीं तो जाकर आगे मीट करेगा। तो यहाँ पर ये जीरो है ना, जब टेम्परेचर जीरो है तो देखिए ना कितना रेजिस्टिविटी है। बट जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, देखिए ना ये कम 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 हो रहा है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, ओके। सो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया। फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसकी ज्यादा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आईसीएससी में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, इसको हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू कॉपर वायर आर ऑफ सेम
length but one is thicker than other. ठीक है, पहला पार्ट which will have more resistance, और दूसरा है which wire will have more specific resistance, और तीसरा है व्हाट इज ओम्स लॉ। मैं वो ओम्स लॉ तो नहीं करवा रहा, बहुत कर चुके हैं ओम्स लॉ। आप देखिए, अब सीबीएसई में भी ओम्स लॉ बहुत बार पूछा गया है और आईसीएसई में भी ओम्स लॉ बहुत बार पूछा गया, तो आप समझ सकते हो कि इस ओम लॉ की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो प्लीज करके जाइएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 कॉपर वायर, 2 कॉपर वायर, मान लीजिए ये कॉपर वायर है और ये एक और कॉपर वायर है। ठीक है, दोनों कॉपर वायर है बट वन इज थिकर देन द अदर। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा मोटा ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा मोटा ले लिया। ओके, विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस, स्मॉलर वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस और द थिनर वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, थिनर वायर। विच वायर विल हैव मोर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी होती है। और भाई रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, जो हमने लास्ट टाइम किया, बट हमने बहुत बार पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल भी तो डिपेंड करती है ना। टेम्परेचर है नहीं तो मैं फालतू में क्यों लूंगा उसको। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अब मटेरियल क्या है, ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, दोनों भाई कॉपर के हैं, तो इनका रेशियो कितना होगा, 1:1, 1:1 होगा इन दोनों का रेशियो। ठीक है, समझ गए। सो ये क्वेश्चन था 2014 का, आईसीएसई का क्वेश्चन पूछता है, ये आईसीएसई का क्वेश्चन था 2014 का। आई थिंक 3 या 4 मार्क्स का होगा, बिकॉज इसमें तीन थे सब पार्ट्स, इसीलिए। ओके, चलिए। सो ये था सारे बोर्ड के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम 3-4 क्वेश्चंस कुछ वायर रिलेटेड करेंगे कि अगर आप वायर को लंबा करते हो, आप वायर को पतला करते हो, आप वायर को छोटा करते हो, मोटा करते हो, तो उससे रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमको थोड़ा प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। बोर्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगी है, इसलिए आप जितना हो सके कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो उसको बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन बेस में पढ़िए। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन देखा वो, उसके पहले का क्वेश्चन वो। ठीक है, तो और 2-3 क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो सब, तो जितना हो सकता है एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को करिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके ना। मान लीजिए आपके पास एक वायर है। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसका हमने लास्ट लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, बट फिर भी जस्ट क्योंकि Q&A सेशन चल रहा है और प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका लेंथ L है और ये एरिया A है। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ohms। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ohms। आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, आपने इस वायर को क्या किया, स्ट्रेच किया टू 2L, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/2। इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/2। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या इसका रेजिस्टेंस वेरी होगा, नहीं होगा, लेट्स सी। R होता है रो इंटू L/A। ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा R = रो इंटू L/A। लेंथ L है, एरिया A है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 10। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड बाय R करूंगा, इंटू अगेन रो इंटू, अभी कितना है लेंथ 2L है और एरिया कितना है, A/2 है। ठीक है, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 10/R = रो इंटू L/A होल डिवाइडेड बाय रो इंटू 2L इंटू 2/A। ये A और ये कैंसिल हो गया, रो और रो कैंसिल हो गया, L और L कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा कितना, 10/R = 1 बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बचाना, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 4/1। ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, सो 10/R = 1/4 या फिर R = 40 ohms। ठीक है,
तो जब मैं एक वायर को स्ट्रेच करूंगा इन सच अ वे दैट इसका लंबाई 2L है और इसका एरिया अगर हाफ हो जाता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है 14 ओम्स। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 40 ओम्स। ठीक है, क्लियर है, ओके। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर की रेजिस्टेंस आर है और आपने इस वायर को 1 2 3 5 हिस्सों में कट किया इक्वली, ठीक है, इसको आपने इक्वली कट किया मान लीजिए, ये और ये, ठीक है, आई थिंक हो गया। ठीक है, 5 हिस्सों में इसको हमने कट किया, एक वायर इसको हमने इसके रेजिस्टेंस को हमने 5 हिस्सों में कट किया। तो कट करने के बाद आपको 5 टुकड़े मिलेंगे, एक टुकड़ा मिला, 2 टुकड़ा मिला, 3 4 और 5। क्या इनकी रेजिस्टेंस आ रही रहेगी, क्या इनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी? अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, आपने एक वायर जिसका रेजिस्टेंस एल है उसको आपने कट किया, मतलब आपने इसका लेंथ को वेरी किया, ठीक है, और क्योंकि आपने लेंथ को वेरी किया है तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और क्योंकि आपने, ऑब्वियसली बात है, अगर आप लेंथ, अगर आप एक वायर को अगर आप कट करोगे, आप उसका लेंथ के साथ आप खिलवाड़ करो ना, अगर आप लेंथ के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और कितने से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, R/5 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 और R/5। अगर आप 4 हिस्सों में कट करते हैं तो R/4 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 R/4, 3 में करते R/3 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 और 2 में करते तो R/2 R/2। ठीक है, तो जितने हिस्सों में आप उसको कट करोगे उतना डिवाइड बाय 5 होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको कंबाइन करोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, सो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट, अगर मैं वायर को कट करूंगा तो क्या होगा। ये एक्चुअली सीबीएसई का आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन में, तो ये बताना थोड़ा ज़्यादा जरूरी था। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है, मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसको मैंने स्ट्रेच किया है इन सच अ वे, इन स्ट्रेच के बहुत क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। मान लीजिए इसको हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है, इस ये जो वायर है इस वायर को आपने इसके ऊपर कुछ ऐसा फोल्ड कर दिया, ऐसा समथिंग लाइक दिस। तो इसका लेंथ L था, अब इसका लेंथ कितना हो गया, मान लीजिए इसका लेंथ हो गया है L/2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया अगर A है, आप उसके ऊपर एक और वायर लपेट रहे हो सेम थिकनेस का, तो ये 2A हो जाएगा और लेंथ हाफ हो गया। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है 90 ओम्स। बड़ा सिंपल, फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक है, हमेशा याद रखना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कभी भी हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ टाइम्स, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है ना फिजिक्स में, हमेशा याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक जो चीज़ है उस चीज़ को आप डबल कर रहे हो या ट्रिपल कर रहे हो, तो मेरा ये वाला चीज़ कैसे वेरी करेगा। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो हमेशा याद रखना आप रेशियो लेते हो उस चीज़ में। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। R कितना है, 90 है, रो तो मैं रो ही लूंगा क्योंकि मटेरियल सेम है, L ही लूंगा, एरिया A ही लूंगा, होल डिवाइडेड बाय R को मैं R ले लेता हूँ, रो इंटू लेंथ कितना है L/2 है और एरिया कितना है 2A है। ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू रो इंटू L/A होल डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू रो इंटू L/4A। ये गया ये गया, ये कट ये कट कट कट, तो आपके पास बचा क्या, 90/R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। ये वाला पार्ट इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 90/R इज इक्वल टू 4/1। तो R कितना आएगा, 90/4 दैट इज 45/2 दैट इज 22.5 ओम्स। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 22.5 ओम्स, सॉरी इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप वायर को फोल्ड कर दोगे तो, अगर इसका रेजिस्टेंस 90 ओम है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टिविटी जो है, उसका रेजिस्टिविटी है 6.28 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसका लेंथ जो है, एज्यूम कर लेते हैं इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका डायमीटर मैं बोल रहा हूँ, डायमीटर है 2 mm,
आपको निकालना है आर, ठीक है, आपको निकालना है आर। तो बड़ा सिंपल है यार, आर है, रो है, एल है, इससे एरिया निकल जाएगा और मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, है ना। आर मुझे निकालना है, रो कितना है 6.28 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, देखिए लेंथ सेंटीमीटर में ना, उसको मैं मीटर में करूंगा, क्यों, क्योंकि ये मीटर में हमेशा याद रखना कि कभी भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, आर इंटू रो एल अपॉन ए, ये हमेशा मीटर में होता है, ये हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है और ये हमेशा ओम मीटर में होता है, ठीक है। तो ये तो सही है, बस इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, इसको भी मैं कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। 100 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 1 मीटर होता है, तो मैं इसको 1 लिखूंगा, होल डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पाई इंटू रेडियस कितना है 2 mm है ना, रेडियस सॉरी डायमीटर 2 mm है, तो डायमीटर को अगर मेरे को रेडियस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1 mm, और 1 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर, 1 डिवाइडेड बाय, अगर मेरे को सेंटीमीटर में करना है तो मैं 1/10 सेंटीमीटर करूंगा, और इसको अगर मेरे को मीटर में करना है तो मैं वापस डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। तो कन्वर्जन क्या है, अगर आपके पास mm में है, अगर आपको मीटर में लाना है तो आप इसको सिंपली डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। अगर आपके पास cm में है, अगर आपको मीटर में चाहिए तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही किया, डिवाइड बाय 1000 किया, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, r इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, देखिए 1/1000 है ना, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10⁻⁻6, है ना। अब ये गया, ये कैंसिल, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे 3.14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा, 4 2 8, 2 1 2, 3 6.28, तो ये गया 1 और ये गया 2, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम्स। रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम्स, ठीक है, समझ गए। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास ऐसी चीजें दी जाती है तो आप उससे ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पता है, तो आप बस पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसमें एक चीज जो हमेशा बोर्ड, कोई भी वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, यूनिट्स के साथ खेलती है, ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान देना, कभी भी वो आपको डायमीटर मीटर में नहीं देंगे, वो आपको हमेशा एमएम में देंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन क्या है, एमएम को 1000 से डिवाइड कर दो मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर तो 100 से डिवाइड कर दो आपको मीटर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक ईएमएफ के ऊपर एक छोटा सा सेशन डिस्कस करेंगे, ईएमएफ या फिर हम लोग सीरीज पैरेलल के ऊपर हम लोग एक छोटा सा एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको ट्राई कीजिए। फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स, और दूसरा है व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर व्हाइल ग्लास इज बैड। 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि 3 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें एक तीसरा क्वेश्चन भी है, बट वो मैं तीसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, जो हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो तो मैं तीसरा लिख देता हूँ, वाई एलॉय कॉमनली, वाई एलॉयज आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइस, वाई एलॉय आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइस, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, जो हम थोड़ा आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्यों हम लोग एलॉयज को यूज करते हैं हीटिंग डिवाइस में, ठीक है। नाउ फैक्टर्स ऑन, तो हम ये दो सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, हमने डिस्कस किया लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया पे, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कौन से प्रकार का मटेरियल है, और दूसरा है आर डिपेंड्स ऑन, या फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर व्हाइल ग्लास इज बैड। क्यों एक मेटल बहुत ही अच्छी तरह से करंट को पास करता है और जबकि एक कांच का टुकड़ा बहुत ही बैड कंडक्टर है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से करंट को पास नहीं करता, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों है कि मेटल एक कंडक्टर और ग्लास एक बैड कंडक्टर है। उसका रीजन क्या है? मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, और क्योंकि मेटल की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। और आपको पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, जिससे अगर आपके इसमें एक चीज कम है तो दूसरी चीज क्या होगी? बढ़ेगी। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, अगर आपका कोई एक चीज न्यूमरेटर में और दूसरी चीज डिनोमिनेटर में, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, और अगर एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो यहाँ पर R कम हुआ तो I बढ़ा, तो इसीलिए मेटल में रेजिस्टिविटी कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए करंट बहुत अच्छी तरीके से फ्लो होता है। पर ग्लास में क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और क्योंकि ये चीज ज्यादा है तो ये चीज कम होगा, इसलिए इसमें करंट कम फ्लो होगा, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ बैड इट्स अ वेरी बैड कंडक्टर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और इन कंडक्टिंग करंट। ठीक है, तो आज के लिए इतने। आई थिंक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, हमने बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि अगर आप वायर को आप लंबा करो, पतला करो, छोटा करो, मोटा करो, तो उससे रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है। और हमने बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो जिससे आपको पता चल चुका है कि किसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है आने की। तो मैं इसको एक जनरल समराइज करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि पार्ट 1 में से जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने जो डिस्कस किया और या हमने देखी भी है वो है ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, हालांकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन ज़्यादातर बोर्ड्स पूछती नहीं है, बट आप फिर भी ऑन द सेफ साइड उसको एक बार पढ़ के जाओ। ठीक है, और जो स्लोप जो वी आई ग्राफ है उसको अच्छी तरह से करके जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल के बारे में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।